अब बच्चों आरएनएस इक्वेशन के बाद इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताता हूं। क्या है क्वेश्चन? कैन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन के लिए क्या एक्टिवेशन एनर्जी, कैन एक्टिवेशन फॉर ए रिएक्शन जीरो, क्या किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है? समझते हैं। फॉर्मूला पढ़ा आपने, ये लिखते सिंपल, K इक्वल टू ए इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। मान लिया अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है बच्चों, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो को इससे डिवाइड करोगे जीरो आएगा, किसी की पावर जीरो तो क्या आएगा, वो 1 हो जाता है। समझ आई ना बात? ये पूरी वैल्यू जीरो, पावर जीरो होने की वजह से 1 आ गई है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमने जीरो पुट कर ली, यहाँ लिखते हैं इफ, तो क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी के, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेट यानी रिएक्शन के रेट को बताएगा। कहने का मतलब क्या है कि हर एक कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा और हर एक इस इक्वेशन से पता लगेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर जो कोलिजन होते हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, और रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, स्पीड को बताएंगे, यानी रिएक्शन चलेगी। तो इससे बोल सकते हैं कि हर एक कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा और हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बन सकता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों की रिएक्टेंट का हर एक कोलिजन इफेक्टिव हो जाए और उससे प्रोडक्ट बनी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। तो लिखते हैं इस बात को, इफ एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं, देन ईच कोलिजन, हर एक कोलिजन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, हर एक कोलिजन से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। हर एक कोलिजन का इफेक्टिव होना, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होता है किसके लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन ध्यान में आ गया। आपने पहले टॉपिक पढ़ा ना बच्चों, आरएनएस से पहले पढ़ा था कि 10 डिग्री राइज करने से टेम्परेचर रिएक्शन का रेट लगभग डबल हो जाता है। तो उसी पे बेस्ड है, इफ टेम्परेचर इन ए रिएक्शन इंक्रीज, अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया कितने डिग्री से, बाई 50 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड करना है क्या, 50 डिग्री रेज करने पर टेम्परेचर, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया तो उसका रेट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को पेयर बना के करना। मान लिया बच्चों पहले रेट आर था, तो अगर हमने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया है, प्लस कर दो, तो रेट डबल हो गया 2R। 10 डिग्री से और बढ़ाया तो रेट क्या हो गया, वो डबल हो गया 4R। फिर 10 डिग्री से और बढ़ाया तो फिर ये डबल हो गया 8R। 10 डिग्री से फिर बढ़ाया, 2 टाइम्स करना है, तो क्या आ गया 16R। तो टेम्परेचर भी गिनते रहेंगे, 10, 20, 30, 40। 10 डिग्री से और बढ़ा दो तो डबल हो गया फिर 32R। तो ये समझने वाली बात है। देखो टेम्परेचर गिनना है, 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते रेट क्या हो गया, पहले वाले से 32 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे R, 2R, 4R, 8R, 16R, 32R, इसको ऐसे करके देखना है, कोई डाटा पुट नहीं करना। बाद कुछ मेथड देखेंगे बच्चों जिनकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो मेथड्स टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट क्या हो गया बच्चों, एंड
तीसरा क्या बताया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है और रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस कैटेगरी में बच्चों पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। क्या करते हैं इस मेथड में, किसी भी एक पहली बात तो ये मेथड उस रिएक्शन के लिए वैलिड है, उसके रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वैलिड है जहां सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है। इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते हैं और अलग अलग टाइम इंटरवल पे बच्चों ग्राफिकली कंसंट्रेशन का चेंज ऑब्जर्व करते हैं। और फिर बाय यूजिंग द स्लोप हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और टाइम का यूज करते हुए बाय यूजिंग द स्लोप उस रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं। और देखते हैं बच्चों रिएक्शन का रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उस रेट, और क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो रेट और कंसंट्रेशन के ग्राफ को बना करके उसको ऑब्जर्व करके हम रिएक्शन के किसको बता सकते हैं बच्चों, वहां से ऑर्डर को बता सकते हैं। और ऑर्डर बताने के बाद फिर आप क्या लिख दो, रेट कांस्टेंट लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, ये सारी बातें आप उसकी बता सकते हो। मैं लिखता हूं पहले इतनी बात, इट इज वैलिड ओनली फॉर दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन के लिए वैलिड है इन विच ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। क्या बोलेंगे आगे, ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम इज प्लॉटेड एंड बाय यूजिंग स्लोप मेथड का यूज करते हुए टेंजेंट थीटा से, बाय यूज बताऊंगा अभी, स्लोप मेथड रेट पता लग जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइन। और ये आपको पता है, या यहां से ही पता लग जाएगा, इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट क्या बच्चों की रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर एक्स, एक्स इसमें ऑर्डर होगा। फिर हम क्या करेंगे, देन ग्राफ फॉर, इसके लिए किसके लिए, रेट वर्सेज, ये ऑर्डर बताएगा ना इसलिए ग्राफ बताएंगे, इसके लिए बनाएंगे रेट वर्सेज कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड। पहले कंसंट्रेशन टाइम के ग्राफ से रेट पता लगा लेंगे, फिर देखते हैं कि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो ऑर्डर को बताएगी, तो फिर हम रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो पहले आधी बात का ग्राफ समझाता हूँ, फिर दूसरी बात का ग्राफ समझाता हूँ। पहले कहा ना मैंने कि आपने किसका ग्राफ बनाना है बच्चों, कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का। पहले पढ़ा है शुरू में, टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो स्लोप क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा, मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, इससे रेट आ जाएगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम, इससे क्या पता लग जाएगा आपको, रेट। ठीक है, फिर रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना है, उसको भी ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो बच्चों देखते हैं ग्राफ, यहां इस एक्सिस पे ले लिया हमने रेट, और यहां ले लिया बच्चों कंसंट्रेशन, और मान लिया ग्राफ आ गया रेट और कंसंट्रेशन के का जो ग्राफ बना, तो रेट क्या हो गया, कंसंट्रेशन के पैरेलल आ गया। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहां से, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0। ये नहीं, कोई लेना देना नहीं है रेट का कंसंट्रेशन से, लेना देना मतलब क्या, पावर 0 है, कोई लेना देना नहीं है। जब पावर 0 हो तो ऑर्डर क्या होगा, ऐसे आपको पता लग गया, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। एक और ग्राफ बनाया हमने ऐसे ही सेम, यहां ले लिया ऊपर वाले एक्सिस पे बच्चों रेट, और यहां ले लिया कंसंट्रेशन, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। मतलब अगर कंसंट्रेशन जितने वैल्यू से इंक्रीज है उतना ही रेट इंक्रीज होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1। जितना ये इंक्रीज है ऐसे ही तो होगा। और अगर इसके पावर 1 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा,
फर्स्ट होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। और कहीं मान लो ऐसा ऑब्जर्व हो गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ में कंसंट्रेशन की पावर 2, यानी कि कंसंट्रेशन के मतलब मान लो कंसंट्रेशन हो गया बच्चों 4 टाइम्स 2 की पावर 2, और ये क्या हुआ सिर्फ डबल ही हुआ, ऐसा आ जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब रिएक्शन क्या हो पावर में 2 हो तो वो सेकेंड ऑर्डर की। कंसंट्रेशन 4 टाइम्स होने से रेट डबल होगा, पावर 2 करना पड़ेगा तो क्या होगा वहां सेकेंड ऑर्डर होगा। ऐसा ग्राफिकल मेथड होता है क्योंकि यहाँ रेट कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इससे पहले कंसंट्रेशन और टाइम को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है बच्चों, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये एक टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है, मेथड होता है। पहला मेथड पूरा। दूसरे मेथड पे आते हैं, वो जब होता है बच्चों इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड जो है वो एक्सटेंशन एक तरह का ग्राफिकल मेथड का, और वो लगभग ओस्टवाल्ड मेथड की तरह बिल्कुल सेम होता है। तो इनिशियल रेट मेथड बताना हो, ओस्टवाल्ड मेथड बताना हो, दोनों का प्रोसीजर सेम होता है। देखते हैं क्या है। तो दूसरा मेथड है बच्चों इनिशियल रेट मेथड। मैंने बोला कि क्या ये एक तरह का एक्सटेंशन है, अगला पार्ट है, बड़ा पार्ट है और डिटेल वे में है किसका, ग्राफिकल मेथड का। तो बोलेंगे इसको इट इज एक्सटेंशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। और मैंने ये बोला कि इट इज सिमिलर टू ओस्टवाल्ड मेथड। इट इज सिमिलर टू ओस्टवाल्ड्स मेथड। और ये किस तरह की रिएक्शन के लिए रेट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बताता है, जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। इट इज यूज फॉर दैट रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट के लिए, दैट रिएक्शन जिसके अंदर इन विच मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। क्या करते हैं इस मेथड में बच्चों, चाहे जितने भी रिएक्टेंट है 2 3 4 5, एक बार में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। बाकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं। एक बार में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बदलेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, बाकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं। समझ आया कैसे? मान लो मैंने एक का रेट क्या किया बच्चों, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया और देखा कि रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, कंसंट्रेशन की पावर 0। अगर कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट भी डबल हो गया, तो यानी पावर 1 होगी, ऑर्डर 1 आ गया। ऐसे ऑर्डर करेंगे। ऐसे हर एक रिएक्टेंट के लिए अलग अलग ऑर्डर निकाल लेंगे, जितने भी हैं सब के लिए कंसंट्रेशन चेंज करके एक एक का, बाकी वो कांस्टेंट करके हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे, सबका सम कर देंगे तो लास्ट में रिएक्शन का क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर आ जाता है। लिखते हैं इस बात को। इन दिस मेथड कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट चेंजेज एट ए टाइम एंड क्या करेंगे, ऑर्डर इज डिटरमाइन, ऑर्डर पता लगा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट्स कांस्टेंट। इस तरीके से
इन दिस वे order is determined with respect to each reactant. हर एक रिएक्टेंट का ऐसे ऑर्डर पता लगा लिया जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके, बाकियों का कांस्टेंट करके, ईच रिएक्टेंट सम ऑफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट्स, सारे रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा क्या होगा, वो इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, वो ओवरऑल ऑर्डर होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं एक, जैसे मैंने लिखा बच्चों रिएक्टेंट ए प्लस बी प्लस सी क्या बना, प्रोडक्ट। मान लिया पहले मैंने ए के लिए बात करी तो ऐसा लिख देंगे ए के लिए सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ ए के लिए, बी सी को कांस्टेंट के इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, ये पावर इसका ऑर्डर हो गया। फिर रेट ऑफ रिएक्शन मान लो बात करी मैंने किसके लिए, बी के लिए, के बी की पावर बीटा। अब ए और सी कांस्टेंट हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन बात करी मैंने सी के लिए, सी की पावर गामा, ए और बी कांस्टेंट। तो ऑर्डर क्या आएगा पूरे रिएक्शन का, ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो भी सम आ जाएगा ए का, बी का, सी का ऑर्डर, वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से ऑर्डर आ जाएगा। इनिशियल रेट लॉ मेथड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, उससे सी बना है और उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है। ए के लिए कंसंट्रेशन है 0.1 और बी दूसरा रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन ये, तो बेटा बच्चों ये रिएक्शन का रेट गिवन है। फिर ए की कंसंट्रेशन बदल गई, बी की बदल गई, तो रिएक्शन का रेट दे दिया। फिर ए की और कंसंट्रेशन बदली, बी की बदली, तो रिएक्शन का आपको रेट दे दिया। तो कहता है इस पूरे डाटा की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताओ। आपने जो पढ़ा है पहले उसी को लागू करना है। लेट रेट लिख लिया बच्चों, के रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, यानी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स मान लिया, वाई के रिस्पेक्ट में वाई, बी के रिस्पेक्ट में वाई मान लिया। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला रेट इक्वल टू के, ए के लिए कंसंट्रेशन 0.1 एक्स लिख दिया पावर में, बी के लिए कंसंट्रेशन 0.2 पावर में वाई लिख दिया, रेट की वैल्यू लिख दी, इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा रेट लिख दिया ए के लिए, ऐसे बी के लिए लिख दिया, रेट की वैल्यू इक्वेशन 2। ऐसे तीसरा रेट है, इसको लिख दिया ए के लिए, बी के लिए इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, और वो तो उसके लिए लिख लेते। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। 2 की साइड में क्या, ये कंसंट्रेशन है ए और बी के लिए, ये 1 में ए और बी की कंसंट्रेशन है, इस तरफ क्या है इनके रेट है। डिवाइड कर लिया, यहाँ से पावर आ जाएगी 3/1, यहाँ से आगे बच्चों पावर सोल्व करके इसकी 2 इक्वल टू, इसको डिवाइड किया 4 आ गया, तो 3 की पावर आई है x। ठीक है, 3 की इसको इधर ले जाओगे, 4 को ये कट जाएगा, 3 की पावर x है, 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ अगर हम सोल्व करेंगे x की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, a के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो गया। फिर इक्वेशन अभी आपने 2 को 1 से डिवाइड किया, ऐसे बच्चों 2 को पकड़ लो, 2 को 3 से डिवाइड कर दो। 2 के लिए ये कंसंट्रेशन लिख लिया, 3 के लिए कंसंट्रेशन लिख लिया, 2 के लिए रेट लिख लिया, 3 के लिए रेट लिख लिया। डिवाइड किया, यहाँ आ गया 1/2 की पावर y, ये आ गया 1/2 की पावर आपकी 2। इधर से इसको सोल्व करोगे, आ गया ये। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो x के लिए ऑर्डर कितना है, 0 है, y के लिए 2 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 0 + 2, यानी ऑर्डर क्या आ गया इसका बच्चों, इस रिएक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर। स्टेप समझ आया ना। यहाँ से इसको सोल्व किया तो 1/2y, तो 1/2 की पावर 2, y की वैल्यू आ गई 2। तो ऐसा ऑर्डर दोनों को जोड़ करके क्या आ गया आपका, सेकेंड ऑर्डर। तो ये इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल था बच्चों, ये पूरा होता है। बच्चों इसमें तीसरा मेथड है
इंटीग्रेटेड रेट ला। तो ये पढ़ा था ना आपने, इंटीग्रेटेड रेट ला जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा है ना। तो जो डेरिवेशन कराए वो डेरिवेशन करेंगे, तो उनकी हेल्प से हम बच्चों क्या के की वैल्यू फाइंड होगी, और के की जो वैल्यू फाइंड होगी उसके हिसाब से हम ऑर्डर बता सकते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों, अगर के की वैल्यू डेरिवेशन से क्या आ गई, आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आर फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में टी, के आ गया। इस के की वैल्यू को फाइंड करना ही था, अपने को पता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी इसके हिसाब से ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, जीरो ऑर्डर। और अब पढ़ रहे हो आप के की वैल्यू क्या है, 2.303 इंटीग्रेटेड रेट ला से अपॉन टी लोगरिथम आर नोट बाई आर, के की वैल्यू आ गई है। ये तो कौन सा ऑर्डर है आपका, फर्स्ट है। ऐसे के की वैल्यू आ गई आपकी 1/t, ये सिलेबस में नहीं है, जस्ट रिजल्ट बता रहा हूं मैं। 1/r फाइनल कंसंट्रेशन माइनस 1/r नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसा आ गया। तो कौन सा ऑर्डर हो गया आपका, सेकेंड ऑर्डर। ऐसे आप बता सकते हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ऑर्डर बता के छोड़ रहे हैं, के कैसे आएगा, कि आगे बच्चों ऐसे। और फिर इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट ला लगा करके। रेट लिखना बड़ा आसान है, किसी भी ऑर्डर के लिए तीनों मेथड्स में रेट सिंपल होता है ना। मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, सबको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर पता लग गया तो जीरो। रेट ऑफ रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगा, 1। और आपको पहले से ऑर्डर पता है, जैसे इस मेथड से किसी मेथड से, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, कंसंट्रेशन की पावर 2। तो ऐसे बच्चों ये मेथड्स आपके कंप्लीट। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नाम ये ना बच्चों सूडो, झूठा, फॉल्स। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है बच्चों, लेकिन अगर उसको कुछ कंडीशंस दे दें तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है, कंडीशन देने के बाद। ऐसी रिएक्शंस को है नहीं ना जबरदस्ती कंडीशन देके बनाया है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा लिखते हैं, फिर एग्जांपल से भी समझेंगे भाई कोई रिएक्शन पर्टिकुलर सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कैसे है। रिएक्शन which is not in actual of first order but by providing some conditions, कुछ conditions देने के बाद, but by providing some conditions reaction becomes of, रिएक्शन कैसे बन जाए, फर्स्ट ऑर्डर की। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका पहला एग्जांपल है बच्चों एसिड NaH पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस ऑफ, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट C2H5 COOCH3 एसिड एस्टर, ये बोल सकते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस मतलब बच्चों ये एस्टर जो हो वो वाटर से रिएक्ट करेगा। एसिड का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, या यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा बच्चों, एसिड होगा। पहले रिएक्शन समझेंगे, फिर वो फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे वो समझेंगे, फिर इसका काइनेटिक्स क्या है, इसका के कैसे फाइंड कर सकते हो वो समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये लिखा बच्चों हमने इथाइल एसीटेट एस्टर, हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर ले लिया, और इस रिएक्शन में वाटर लेंगे बच्चों एक्सिस के अंदर। मैंने बोला है कि यहाँ कैटलिस्ट एसिड होगा, पहले लिख दो। तो जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ दो चीजें बनती है बच्चों, एक तो बनता है अल्कोहल
ये बन गया C2H5OH, ये अल्कोहल बना और ये एसिड बना। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर बच्चों वाटर एक्सेस में है तो उसमें कंसंट्रेशन का चेंज ना के बराबर होगा, इसलिए रिएक्शन का रेट वाटर पे डिपेंड ना करके सिर्फ एक रिएक्टेंट इस एस्टर पे डिपेंड करेगा, इसलिए रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर की बन जाएगी। सूडो क्यों है? क्योंकि जबरदस्ती वाटर को एक्सेस में लेके रेट उससे इंडिपेंडेंट करवाया गया है, एक रिएक्टेंट पर रेट को डिपेंड करवाया गया है, इसलिए बोलते हैं इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखते हैं इस बात को। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर वाटर क्या बच्चों? वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। वाटर किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में। इसलिए सो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वाटर। वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली अपॉन, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? आपका इथाइल एसीटेट पे, एस्टर पे। इसलिए बच्चों क्या है? सो रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए जबरदस्ती फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए बोला इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब देखते हैं बच्चों इसका काइनेटिक्स, किस में रेट वगैरह हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चों समझते हैं इसके काइनेटिक्स को। ये लिख लिया बच्चों हमने एस्टर, आपका इथाइल एसीटेट अभी लिखा ही था, ये हो गया जी इथाइल एसीटेट। ये हो गया बच्चों वाटर जो कि लिया एक्सेस में, हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल प्लस में आपका ये बन गया एसिड। पहले लिया बच्चों टाइम जीरो, तो टाइम जीरो का मतलब होता है पहले भी आया है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट नहीं होगा। इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये मान लो, कुछ भी मान सकते हो, वाटर एक्सिस में है ही बच्चों, दोनों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो। टाइम चलने लग गया, चलते चलते टाइम आ गया टी, प्रोडक्ट मान लो बच्चों एक्स कंसंट्रेशन से बन रहा है, तो रिएक्टेंट क्या होगा? उतने से डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, वाटर एक्सेस में लेना है। रिएक्शन चलते चलते मैंने पहले बताया था 24 आवर्स से ज्यादा टाइम हो गया, यानी इन्फिनिटी टाइम आ गया, बहुत लंबे टाइम तक रिएक्शन चली। तो बच्चों उस टाइम पे क्या होता है? सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, मतलब रिएक्शन पूरी हो जाती है, और यहां से क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन आपकी जीरो हो जाएगी। ऐसे मैंने 3 बातें लिखी हैं। क्योंकि अब ये पहले से मैंने कहा ना, इसमें एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, पहले से एसिड होता है, तो जो नया एसिड बनता है उसके कंसंट्रेशन को हम कैसे बताएंगे? तो उसको बताने का तरीका होता है कि इसमें टाइट्रेशन के लिए एक बेस डाल दो। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। तो जब बेस इससे रिएक्ट करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, कम होगी, चेंज होगी। तो जितना कंसंट्रेशन में चेंज होगा हम क्या करेंगे? रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे। मान लिया बच्चों ये 2 मोल रिएक्ट कर गया, तो हम ये मानेंगे भाई 2 मोल तो बना ही होगा इसमें। 3 मोल रिएक्ट कर गया तो यहाँ से ये 3 मोल बना ही होगा, यानी NaOH को डालेंगे, बेस को एसिड से रिएक्ट करेगा, जितना एसिड का अमाउंट खर्च हो जाएगा हम यहाँ अंदाजा लगा लेंगे कि उतना यहाँ से एसिड बन गया है, एसिड बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और उससे हम फिर कंसंट्रेशन का चेंज का आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है बात? लिखते हैं इस बात को। क्या बोला मैंने? दिस रिएक्शन इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एक एसिड कैटालाइज्ड क्या बच्चों? ये रिएक्शन है, इसलिए सो अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म, अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म इज डिटरमाइन, पता लगाया जाएगा कैसे? बाय टाइट्रेटिंग इट। एसिड और बेस की रिएक्शन को टाइट्रेशन बोलते हैं। इट विद बेस, जैसे कि NaOH, बेस लाइक NaOH, वॉल्यूम दैट रिएक्ट, वॉल्यूम ऑफ
NaOH जो कि रिएक्ट करेगा, विच रिएक्ट्स विद एसिड, जो एसिड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, एसिड का अमाउंट बदलेगा, गिव्स द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म, एसिड का अमाउंट कितना बनेगा। तो मान के चलते बच्चों इन चीजों को यहां से लेट वी नोट क्या बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम मान लिया NaOH का, तो कितना एसिड होगा इनिशियली रिएक्शन में, तो इनिशियली तो बेटा जो कैटलिस्ट के रूप में होगा वही होगा, क्योंकि ये तो बनेगा नहीं। मैं बात समझ रही हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, इनिशियल ले लिया हमने NaOH, तो इनिशियल एसिड तो वही होगा ना जो कैटलिस्ट के रूप में होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एज एसिड। ठीक हो गया। अगली बात, VT मान लिया बच्चों वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम t, बोल देंगे टाइम t पे। तो टाइम t पे क्या होगा, अब एसिड बन जाएगा, उसका अमाउंट भी बताना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ, कंसंट्रेशन ऑफ H एज एसिड लिख दिया है, एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो तो है ही बच्चों, और साथ में जो एसिटिक एसिड CH3OH बना उसकी कंसंट्रेशन एज कैटलिस्ट, प्लस में जितना ये बन गया CH3COH फॉर्म, कितना बना ये, देखो बच्चों ये रहा टाइम t पे x बना है, इसको लिख देंगे यहाँ पे। देखो मैंने क्या बोला बच्चों, अब VT क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH टाइम t, तो यहाँ क्या होगा, इस ये कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H एज कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट के रूप में H की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, इनिशियल वॉल्यूम के, यानी क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा इसकी V नोट, ये लिखिए ना आपने, इसके इक्वल, प्लस में एसिड फॉर्म CH3COH फॉर्म, तो कितनी कंसंट्रेशन फॉर्म हुई है, X हुई है, तो ये लिख लिया यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट, ये V नोट हो गया, ये VT हो गया। अब बढ़ते बेटा आगे, अब देखेंगे ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम इंफिनिटी, देखते हो क्या है, तो V इंफिनिटी वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम इंफिनिटी, तो जो एसिड एज ए कैटलिस्ट है वो तो है ही, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, तो आपने बताया उसको नीचे ही बताया बच्चों, क्या अमाउंट है इसका, वॉल्यूम की टर्म में V नोट है, प्लस में इनफाइनाइट टाइम पे जो CH3OH बनेगा, CH3COH एट इनफाइनाइट टाइम, तो सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम पे क्या आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, ए आ जाएगी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है आपका। यहां तक की बात समझ आई। तो यहां से बच्चों अगर आपने VT की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम एट टाइम t, यहां ध्यान से मैं सारा डाटा लिख देता हूं इकट्ठा करके, V नोट प्लस x, ये हो गया। और ये वाली बात बच्चों, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम इक्वल टू क्या, V नोट प्लस में a, ये दो बातें आ गई वॉल्यूम की। इनिशियल वाला वॉल्यूम V नोट है ही, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, 2.303 अपॉन में t लोगरिथम इनिशियल कंसेंट्रेशन A है, माना ना रिएक्टेंट के लिए, फाइनल क्या आ जाएगा, जितना प्रोडक्ट बना A माइनस एक्स, तो वॉल्यूम के टर्म में बच्चों बस A की और A माइनस एक्स की वैल्यू रख देते हैं, आपका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लोगरिथम। अगर बच्चों यहां से A निकालना, मैं यहां निकाल के बताता हूं पहले, तो A की वैल्यू क्या आएगी, V इंफिनिटी माइनस V नोट, A की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, V इंफिनिटी, ये इधर चला जाएगा, माइनस V नोट रख दो यहां, V इंफिनिटी माइनस V नोट, अपॉन में क्या रखना है, A माइनस एक्स। एक बार x की वैल्यू और फाइंड करते हैं यहां से, किसकी वैल्यू बोल रहा हूं बच्चों, x के लिए, तो VT माइनस V नोट, x की वैल्यू क्या है, VT माइनस V नोट, A माइनस एक्स करो इधर साइड में एक बार फाइंड,
a माइनस एक्स। ध्यान से देखेंगे बच्चों, a माइनस एक्स बोल रहा हूं। a की वैल्यू क्या है, v इंफिनिटी माइनस वी नोट पूरा, माइनस x की वैल्यू क्या है, vt माइनस वी नोट। ये रही बच्चों x की वैल्यू। ये अंदर जाके माइनस हो जाएगा, सोल्व कर देते पूरा। v इंफिनिटी माइनस वी नोट, vt प्लस वी नोट, कट गया ये, ठीक। v नोट माइनस वी नोट प्लस कट गया, तो a माइनस एक्स क्या आ गया बच्चों यहां से, v इंफिनिटी माइनस वी टी। तो यहां रख देंगे हम v इंफिनिटी माइनस वी टी। तो ऐसा बच्चों के निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं मैं, इनिशियल आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए मानी है, फाइनल क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट टाइम टी पे रिएक्ट होगा उसके बाद जो बचेगा ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू से यहां से निकाल लिया हमने वॉल्यूम की टर्म में, ए माइनस एक्स करने के लिए एक्स निकाल लिया, वैल्यू को रखा, वी नोट से वी नोट कटा, तो ए माइनस एक्स क्या आ गया, वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो ऐसा बच्चों क्या आ गया, किसके लिए, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसको हमने बोला है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगला एग्जांपल देखते हैं इसी का बच्चों। दूसरा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, या हम इसको सुक्रोज भी बोलते हैं। इन्वर्जन मतलब उल्टा होना। क्या उल्टा होना बच्चों बताएंगे अभी आपको। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये वाटर से रिएक्ट करेगा, वही यहाँ वाटर एक्सेस में लेना है, इसलिए रेट सिर्फ सुक्रोज पे डिपेंड करता, वाटर पे डिपेंड नहीं करता। जबरदस्ती फर्स्ट ऑर्डर बनाया ना इसको एक्सेस में लेके, इसलिए बच्चों एग्जांपल क्या है ये, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। तो पहला प्रोडक्ट होता है बच्चों ग्लूकोज, सुना होगा नाम, और दूसरा भी बच्चों प्रोडक्ट होता है, आपका फॉर्मूला यही है, लेकिन ये फ्रक्टोज होता है, इनमें स्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंस होता है। ये हो गया बच्चों। अब इन्वर्जन क्या है, सुक्रोज जो होता है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कभी सुना होगा प्लस वन में कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को बच्चों राइट साइड में रोटेट करे कंपाउंड, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब ये दो प्रोडक्ट्स बने हाइड्रोलिसिस के बाद, तो इनकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन लीवो रोटेटरी आ जाती है। लीवो रोटेटरी मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बदल गई ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड हो गई, अपोजिट हो गई ना, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया ना इसमें, इसलिए बोला इसको इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। समझ आया, डेक्स्ट्रो से लीवो चेंज होना इन्वर्जन है। डेक्स्ट्रो जो लाइट को राइट साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे कंपाउंड, लीवो जो लाइट को लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। अब इसके काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। यहां से मान लेंगे बच्चों लेट आर नोट क्या है, इनिशियल रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर, इनिशियल रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर। कई बच्चे कहेंगे पोलरीमीटर क्या है, ये बच्चों जिस एंगल पे रोटेशन होता है ना इनका, डेक्स्ट्रो राइट साइड से घूम रहा है तो किसी न किसी एंगल पे रोटेट हो गई, लीवो लेफ्ट साइड से घूम रहा है किसी न किसी एंगल पर रोटेशन हो गई। तो रोटेशन का जो एंगल है उसको जिससे मापा जाता है, जिससे मेजरमेंट की जाती है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बच्चों पोलरीमीटर। लाइट की रोटेशन को मापने वाला जो एंगल है कंपाउंड में, कि लाइट कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, उस मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम पोलरीमीटर है। पोलरीमीटर फिर क्या बताएगा, आरटी क्या बच्चों, रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर, रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट टाइम टी। ऐसे मान लो बच्चों आर इंफिनिटी, रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट टाइम इंफिनिटी, यानी 24 आवर्स और उससे ज्यादा टाइम पे। अब एंगल ऑफ रोटेशन को समझते हैं। ये बच्चों मान लिया पहले क्या है, आर नोट माइनस आर टी क्या है, ये पोलरीमीटर क्या बताएगा, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी पे। भाई आप शुरू में एंगल ये लेके चले, टाइम टी पे क्या है आर टी है, तो इसमें चेंज कितने का होगा, एंगल ऑफ रोटेशन में आर नोट माइनस आर टी। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज बोल सकते हैं, और सुक्रोज की कंसंट्रेशन का चेंज मान लो, इनिशियल आप ये मानते हो, चेंज कितना मान लो, एक्स मान लो। ऐसे बच्चों और क्या लिख सकते हैं यहां से, आर नोट माइनस आर इंफिनिटी क्या है, ये बोल सकते हो एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम, कौन से टाइम पे, इन्फिनिटी टाइम पे बोल सकते हो ना। इनिशियल लेके चले माइनस कर दे इन्फिनिटी वाला, ये किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी टाइम पे तो सारा का सारा सुक्रोज ही खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी सुक्रोज की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उतना ही क्या होगा आपका चेंज हो गया, प्रोडक्ट बनेगा। टाइम टी पे तो क्या होगा भाई, ए में से एक्स का चेंज हो गया, और इनफाइनाइट टाइम पे तो क्या होगा, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको और सोल्व करते हैं। अब बच्चों इसके लिए के फाइंड कर लेते हैं, रेट कांस्टेंट। तो के का फॉर्मूला पता ही आपको, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन ए फाइनल ए माइनस एक्स। अब ए और ए माइनस एक्स की वैल्यूज को रखते हैं बच्चों यहां से उठा करके, तो आपने थोड़ा सा समझना है, तो दिमाग लगाना है, इजी बिल्कुल। यहां से बोल सकते बेटा, बोला ना आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सोल्व करेंगे तो बोल सकते हैं यहां से आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी इक्वल टू ए, बस कांस्टेंट आ जाएगा, तो ए की जगह वैल्यू रख देंगे ये। तो के का फॉर्मूला आ गया बेटा 2.303 अपॉन टी लॉगरिथम ए का फॉर्म क्या आ गया, आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन में ए माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू ये रख सकते हैं यहाँ पे, एक्स क्या आ जाएगा, आर नोट माइनस आर टी इक्वल टू एक्स आ गया, ये रख दिया। आपको ए माइनस एक्स चाहिए, दोनों वैल्यूज को रख लेते हैं, ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी, ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस करो आर नोट माइनस आर टी, पहले ए की वैल्यू रख दी बच्चों, फिर एक्स की वैल्यू रख दी। देखो यहां से क्या बचेगा, कट पिटा के आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट प्लस आर टी, ये शायद कट गया ये। ए माइनस एक्स के आगे यहां से आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, इसको रख देंगे यहाँ आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो ऐसा बच्चों के निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज केन सुगर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, शो दैट फ्यूल इज काइनेटिकली स्टेबल। फ्यूल काइनेटिकली क्या है, स्टेबल है, बट थर्मोडायनेमिकली यानी कि एनर्जी चेंज के हिसाब से थर्मोडायनेमिकली क्या वो अनस्टेबल है। किसी भी फ्यूल में होता है ना, मान लीजिए कोई फ्यूल है कार्बन कंटेनिंग, ऑक्सीजन मिला, CO2 बना यहाँ से, और जो है एंथैल्पी का हीट का चेंज होता है, नेगेटिव हीट यहाँ से रिलीज होती है। तो क्या होता है बच्चों, कोई भी फ्यूल काइनेटिकली इसलिए स्टेबल है क्योंकि उसको शुरू में बर्न होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, अपने आप तो बर्न नहीं हो रहा, तो काइनेटिकली स्टेबल है। और जैसे उसको इग्निशन मिलेगा, शुरुआत मिलेगी एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में, वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक, वो क्या होगा बेटा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसकी बर्निंग स्पॉन्टेनियस हो जाएगी शुरुआत देने के बाद। तो इनिशियल एनर्जी लेने के बाद तो नहीं रुका ना, वो बर्न होता रहा बेटा, बर्न होगा, इसलिए क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, क्योंकि वो स्पॉन्टेनिटी क्या होता है अपना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से बर्न, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब शुरुआत देने के बाद वो बर्न होना शुरू हो जाता है। लिखते हैं, फ्यूल डज नॉट बर्न itself, there is need of activation energy, इसलिए क्या बेटा ये, so it is
काइनेटिकली क्या है वो स्टेबल है, बट अपॉन इग्निशन शुरुआत मिलने के बाद वो अपने आप जलते रहता है। इट बर्न्स स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनिटली अपने आप जलता रहेगा। इसलिए क्या बेटा वो रुका तो नहीं उसके बाद, इट इज थर्मोडायनेमिकली क्या हो गया वो आपका अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो बच्चों इसके साथ यूनिट आपकी कंप्लीट।